हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड क्लास 12 की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बायो सेवर्स लॉ। बायो सेवर्स लॉ। बायो सेवर्स लॉ हमें ये कहता है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर से हाई करंट जा रहा है, और किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो ये इस लॉ का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब मैंने मान लिया कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें एक छोटा सा एलिमेंट डिस्टेंस का, वो है dl, और पाथ का रेडियस मैंने मान लिया r। ओके, अब हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें राइट हैंड थंब रूल बताता है। अगर हम हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहे हैं तो हमारी जो फिंगर्स है वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर करंट ऊपर की साइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ओके, so according to Biot-Savart's law, dB is a small magnetic field, ठीक है, for small element dl. dB is directly proportional to I. ओके, पहली बात। दूसरी बात हमें ये बताता है कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरी बात, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। एंड चौथी है dB directly proportional to, sorry, inversely proportional to square of distance of that point from the wire. Okay, अब अगर मैंने इन चारों चीजों को कंबाइन किया तो मेरे पास है dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square. ओके, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना होगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज आवर बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, इस लॉ का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे I है करंट, dl is a small element, dl is a small element, sin थीटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि थीटा किसके बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। dl और r के बीच में कितना एंगल है? ओके, dl और r के बीच में। इस हिसाब से हमारे पास वेक्टर फॉर्म में से क्या आ जाएगी? dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब अगर इसी को मैं r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड अगर कर दूं तो नीचे तो मेरे पास r क्यूब आ गया, नीचे तो r क्यूब आ ही गया, ठीक है, I एज इट इज, और dl इनटू r, dl r sin थीटा, sin थीटा आ जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट dl और r, dl क्रॉस r। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई इसकी, बायो-सेवर्ट्स लॉ। ओके, लेकिन हमारे पास जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट है वो बिल्कुल पैरेलल चलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। यानी इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है बायो-सेवर्ट्स लॉ। अगर इसका कंपैरिजन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ करें तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ एक बेस था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वैसे ही बायो-सेवर्ट्स लॉ हमारे लिए बेस था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। वहां पे गॉस थ्योरम होती थी, गॉस लॉ, phi is equal to q by epsilon naught। लेकिन यहाँ पे है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए, और यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट्स के लिए। ओके, और साथ ही साथ हम फिर टॉर्क निकालेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर टॉर्क जनरेट होता था, वैसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो टॉर्क जनरेट होगा। उसकी क्या इक्वेशन है, और ऐसे ही हमें इसमें न्यूमेरिकल्स करने। तो ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस यूनिट्स, बट इट इज कंपैरेटिवली इजियर क्योंकि हमने एक इसकी
एक सिमिलर सी यूनिट हमने कर ली है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग loop at a point on axial। पहले हम समझते हैं कि हम इस डेरिवेशन में क्या करने वाले हैं, उसके बाद इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम निकालने जा रहे हैं, हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसका सेंटर है O, इसके अंदर से करंट जा रहा है I। ओके, इसके वजह से किसी एक पॉइंट पे, सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस करंट कैरिंग लूप एट दैट पॉइंट P। ओके, अब ये P जो पॉइंट है, ये इस लूप के, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्चुअल पे रखा है, एक्चुअल पे इसके सेंटर से मापा। ओके, अभी सेंटर से हम इस पॉइंट को मिला देते हैं और मैंने मान लिया एक स्मॉल एलिमेंट है DL, और इसको भी हम मिला देंगे, सॉरी, फिर इसको भी, ये टेंजेंट टाइप में बन जाए। ओके, मैंने मान लिया कि A है रेडियस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और इसे मैंने मान लिया X और इसे मैंने मान लिया R, या फिर इसको R मान लेते हैं, इसको X मान लेते हैं, वो तो अपनी अपनी अप्रोच है। ओके, अब नीचे भी एक एलिमेंट होगा, लाइक सेम चीज जो ऊपर हो रही है वो नीचे भी होगी, ये भी A होगा, है ना, ये तो हम जानते हैं कि अगर वो A है तो ये भी A होगा। दिस इज ऑब्वियसली 90 डिग्री, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सॉरी, अब मान लिया ये है P पॉइंट, इधर हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, वैसे ही अगर करंट नीचे जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा। इसका यूज करके हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड तो जी इधर जा रहा है, इधर डी। ओके, दिस वाज द पॉइंट P, ठीक है। लेकिन अब ये तो ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो इसको हॉरिजॉन्टल ले सकते ना इसको वर्टिकल ले सकते। इसी चीज के लिए हम किसी भी क्वांटिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे डीबी है तो हमें इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ये, ठीक है। अब अगर ये थीटा है मेरे पास तो ये भी ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ओके, डीबी थीटा की साइड वाला डीबी cos थीटा, अब डीबी ये भी थीटा की साइड वाला cos थीटा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप एक ही है, इस वजह से ये दोनों जो है वो इधर क्या बनाएंगे, डीबी साइन थीटा। अब ये इसकी वजह से लगा हुआ है, इसकी वजह से, लूप तो एक ही है तो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है, दो बार डीबी साइन थीटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब db cos थीटा और db cos थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नीट्यूड उनका सेम। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन देगा, वो देगा db sin थीटा। ओके, हमारा जो रिजल्टेंट है वो कौन देगा, db sin थीटा। अब इस डायग्राम को समझने के बाद हम करेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए मैं इतना रख रहा हूँ। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। देखो जितनी भी डेरिवेशन है उसमें सबसे पहले हम जो भी क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं उसका स्मॉल एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद पूरे के लिए हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय r, ठीक है, 2I बाय r, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। बायो-सैवर्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। इधर dl और r मिलके 90 डिग्री बना रहे थे। अच्छा देखो मैं इधर बना देता हूँ एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है, ये था हमारे पास x, ये था r,
ए, ये है DL, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये भी 30। ओके, ऐसा। तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा कैसा है 90, तो साइन 90 1, तो डीबी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम लिखेंगे डीबी कोस थीटा, कोस थीटाज क्योंकि दो कैंसिल्स ईच अदर, ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय डीबी डीबी साइन थीटा, तो टोटल भी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीबी साइन थीटा, करेक्ट, ये होगा। डीबी कितना है, डीबी तो है ये ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। अच्छा, अब ये आर स्क्वायर तो हम फॉर्मूला वाला यूज कर रहे थे, लेकिन इधर क्या है, रेडियस तो है ए, ए तो नहीं ले सकते, हमें डिस्टेंस लेना है ये वाला आर, कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो कितना दूर है पी से, वो तो आर ही है, तो आर का आर रखो, ठीक है। अगर ये हमने एक्स मानना होता तो इधर एक्स आ जाता है ना, तो ये आर इनटू साइन थीटा। अब साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए, हाइपोटेन्यूज आर, ओके, ए बाय आर। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब, इसको इंटीग्रेट कर दो। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट्स क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट, आई करंट इज कांस्टेंट, a is radius of the loop is also constant and r ये डिस्टेंस भी एक ही रहेगा, वो पॉइंट भागा थोड़ी ना जा रहा है, अपॉन आर क्यूब, बचा क्या, इंटीग्रल डीएल, डीएल के ऊपर लिमिट हम लगाएंगे, डीएल एक स्मॉल एलिमेंट था पूरे के लिए 2 पाई आर, लेकिन रेडियस है ए तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए, 0 से 2 पाई ए, ओके। तो बी क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई ए, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन R जो है, वो क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो क्या होगा, इसकी पावर कितनी है 1/2 इंटू 3, तो 3/2 हो जाएगी, आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप के सामने लाइक एक्सियल पे अगर कोई पॉइंट रखा हो तो वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन क्वेश्चन इधर ये है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास सभी फॉर्मूलाज में कांस्टेंट होता था, वैसे ही यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सभी फॉर्मूलाज में सेम होगा, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, ओके। तो ऐसे हमारी यूनिट रहेगी। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने का मिला होगा और आपको ये भी डेरिवेशन अच्छी तरह से मिली होगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।